जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आप सभी के लिए यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपसे विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको निशुल्क और फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज की क्लास में हम आपसे विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन उन सब के साथ साथ हम दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आज की क्लासेस में दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 5 है, जो सीसैट वेज है। ये सीसैट का टेस्ट नंबर 5 है और आप देखोगे ये है दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर, क्योंकि 5 है और 3 18 नंबर का टेस्ट है ये। ठीक है, मतलब कि मैं आपको बताना चाहता है कि लगभग आपको जीएस के 13 टेस्ट उपलब्ध करा दिए हैं और सीसैट का ये लास्ट क्लासेस है। इसमें हम आपसे पूर्ण रूप से इस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। इन सब के अलावा स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए निशुल्क और फ्री में आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए 2025 के 25 मई को जो होने वाला एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए हम आपसे यूपीएससी के पीवाईक्यू आपको निशुल्क और फ्री में आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका 55 नंबर था, लास्ट क्वेश्चन था। आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका पैसेज बेस है। सबसे पहले पैसेज ही आपका, मैं देख रहा हूँ कि जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो पैसेज ही आपका आता है। ठीक है, देखिए पैसेज क्या है, लेकिन पैसेज को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता, जो भी स्टूडेंट्स का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वह टेलीग्राम को विजिट करें और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप विजिट कर लें। क्लास के पश्चात ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया कि सर अभी तक कई पीडीएफ नहीं मिली है सीसैट की, तो मैं स्टूडेंट्स पर्सनली इसको क्लास के बाद में चेक करूँगा, देखूँगा कि कितनी आपको पीडीएफ मिली है, कितनी नहीं मिली है, कितने टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, कितने नहीं करवा दिए गए। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अगर नहीं करवाया गया होगा तो करवा दिया जाएगा, और करवा दिया गया ऑलरेडी होगा तो आप एक बार उसको देख लेंगे, अच्छे से चेक कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, और डाउनलोड करके आप आराम से आसानी से टेस्ट दें। चलिए, तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पैसेज पर है। देखिए पैसेज में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पैसेज को पढ़ते समय बेसिकली आपका दिमाग आपकी इधर उधर की नॉलेज पर ना होकर के पैसेज पर पेश होना चाहिए। दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ पैसेज को क्या करते हैं पहले पढ़ते हैं, तो कुछ बाद में पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पैसेज को पढ़ें, समझें, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ें, तो उससे आपको आसानी हो जाती है कि आपने क्या पढ़ा है और क्या पूछ रहा है। तो चलिए आइए देखिए। अन्यथा होता क्या है कि यदि आप मान लीजिए क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, फिर पैसेज को नहीं समझ पाते हैं आप, फिर आप उसमें क्वेश्चन को मिलाना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये लाइन पूछी गई है, ये नहीं पूछी गई है, तो ऐसे उसमें आपका भटकाव ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पैसेज क्या है। भारत की विदेश नीति तथा किसी भी अन्य देश की विदेश नीति का मूलभूत उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हित का प्रोत्साहन होता है, लेकिन राष्ट्रीय हित उतनी ही सहज संकल्पना नहीं है जितनी कि यह ऊपरी तौर पर देखने से लगती है। पहला तो राष्ट्रीय हितों का एक पूरा श्रेणी क्रम है और इनके बीच प्राथमिकता निर्धारित करना या फिर उनमें संतुलन बैठाना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस तरह से राष्ट्रीय हित किसी क्षेत्र विशेष के प्रभाव में अग्रसर होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अर्थों में राष्ट्रीय हित किसी अन्य क्षेत्र में भी अग्रसर होता है। राष्ट्रीय हितों के श्रेणी क्रम में सुरक्षा का सर्वप्रथम स्थान होता है। किसी भी राज्य का यह सर्वप्रमुख कर्तव्य है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी क्षेत्र से उत्पन्न खतरे से निपटने और किसी भी अतिक्रमण या फिर आक्रमण को निष्प्रभावी बनाए तथा राष्ट्र की प्रभुता और क्षेत्रीय एकता का संरक्षण करे। इसलिए राज्य को या तो अकेले या फिर अन्य देशों के साथ गठबंधन बनाकर सैन्य साधन जुटाने चाहिए
ताकि अपनी सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न किसी भी खतरे को विफल साबित किया जा सके, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किए बिना किसी भी राष्ट्र की शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। प्रत्येक देश को सुरक्षा और अपने आप को हर संभव तरीके से सुरक्षित बनाए रखने का एक समान अधिकार है। हालांकि ऐसा करने में इस देश को इतना तो आश्वस्त होना चाहिए कि किसी अन्य देश के राष्ट्रीय हितों अथवा वैश्विक शांति और सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसके अतिरिक्त सुरक्षा बहुत हद तक तो एक राष्ट्रीय धारणा है। अन्य देश अपनी सुरक्षा की धारणा को किसी एक देश नहीं थोप सकते, क्योंकि उनकी अपनी धारणा के पीछे उनके अपने हित निहित या फिर होते हैं। आदर्श विदेश नीति के तत्व क्या हो सकते हैं? अब आपसे क्या पूछा गया है कि एक आदर्श अगर विदेश नीति आप बनाओगे तो उसके तत्व क्या होंगे? देखो, जब भी आदर्श नीति बनाई जाती है तो उसमें अपना मूलभूत जो अपना सकारात्मक पक्ष होता है या स्वार्थ होता है तो स्पष्ट होता है। विदेश फॉरेन पॉलिसी में अपना हित सबसे पहले होता है, बाकी दुनिया बाद में। तो ये कह रहे हैं कि आदर्श विदेश नीति के तत्व क्या हो सकते हैं? पैसिस पर आधारित होना चाहिए। पहला, किसी राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखना। जब आप कोई नीति बनाने का प्रयास करते हैं तो इस पर आपका विशेष रूप से ये योगदान होता है क्या? दूसरे में कह रहे हैं सुरक्षा के मुद्दों पर अन्य देशों का सहयोग हासिल करना। तीसरे में कह रहे हैं एक वैश्विक शांति व्यवस्था कायम करना। देखो, शांति व्यवस्था की बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन हम ऑप्शंस की तरफ चल के आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको कूट दे के रखे हैं, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए देखो, एक एक करके अब मैं पैसेज को आपको बता देता हूँ। पैसेज पर जो क्वेश्चन ये रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, देखो राष्ट्र जब भी कहलाया जाता है जब उसकी संप्रभुता होती है और उसकी क्षेत्रीय पहचान बनी रहे। ऐसा ना हो कि भारत की पॉलिसी बने और भारत की खुद की पहचान ना हो, उसकी संप्रभुता ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सुरक्षा के मुद्दों पर अन्य देशों के अगर सहयोग हासिल हो जाए, ठीक है, तो उससे और भी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो विदेश नीति के तत्वाधान जैसे सहयोग, अगर आप इसको नॉर्मली व्यू से देखें तो उसमें समझ सकते हैं, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूक्लियर ऐसी संधि हो जाना, तो उसके साथ फ्रांस क्या करेगा, अब आप देखोगे यूरोप के माध्यम से क्या मिलेगा, उसको न्यूक्लियर सबमरीन मिलेंगे, ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी शांति व्यवस्था को और BIR जो चाइना की बढ़ती पॉलिसी है उससे सुरक्षा कहीं ना कहीं देखी जा सके, या फिर मैं कहूँ कि काउंटर न्यूक्लियस पॉलिसी के माध्यम से चाइना को काउंटर किया जा सके। तो यहाँ पर क्या है, अगर सुरक्षा रहेगी मुद्दों पर, अन्य देशों का सहयोग हासिल रहे और वैश्विक शांति व्यवस्था कायम रहे, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं। और आपसे क्या पूछा है कि नीचे दे सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। क्या पूछा है, सही उत्तर का चयन करें, तो सही में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों बातें सही हैं। फिर पूछ रहे हैं आपसे, विदेश नीति के आधारभूत पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही नहीं होगा। अब देखो, इसके आधारभूत पहलू में आपसे नोट करेक्ट पूछ रहे हैं। ए में कह रहे हैं यह अनेक राष्ट्रीय आकांक्षाओं अथवा हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। मतलब कि ये बात तो सही है, क्योंकि अगर कोई भी एक अच्छी विदेश नीति तभी कहलाएगी तब वो एक नहीं बल्कि राष्ट्रीय आकांक्षाओं और हितों के बीच में संतुलन स्थापित करे। पड़ोसी राज्यों से सैन्य समर्थन हासिल करके यह किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न खतरे को दूर करती है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी कर सके, किसी भी बोला है, ठीक है। सी में कह रहे हैं जो देश सुरक्षा खतरे से जूझ रहा है यह उसे समर्थन प्रदान कर सकती है। हाँ, ये तो है कि अगर वो ऐसा होगी तो कर तो सकती है। डी में कह रहे हैं कि एक समान महत्व के मुद्दों में सुरक्षा सर्वप्रथम होनी चाहिए। अब आपको बताना था यहाँ पर कौन सा गलत है, किसके बारे में, जो विदेश राष्ट्र नीति है उसके बारे में। तो देखो, यहाँ पर आपका यही तो पूछा है ना कि आधारभूत विदेश नीति में, तो ये आपका जो हो जाएगा बी, ये इसका गलत है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से सैन्य समर्थन हासिल करके यह किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के समक्ष खतरे को दूर कर सकती है। ऐसा नहीं, ये खतरे को और बढ़ा भी सकती है, ये खतरे को और बढ़ा भी सकती है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला था अंतिम लाइनों में, जो कि मैंने आपको बताया। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, ये दो ही इस पे क्वेश्चन थे। चलिए, तो दो ही थे, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि एक तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट पर तो आप नहीं कह सकते, बट फिर भी ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अटेम्प्ट्स करें इसका क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन UPSC में पूछे गए हैं जैसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं अमन ने 1 से शुरू
होने वाली संख्याएं लिखते समय 3689 बार कीबोर्ड दबाया। अमन द्वारा लिखी गई अंतिम संख्या ज्ञात करें। मतलब कि उसने जो अंतिम संख्या कौन सी लिखी थी वो आपको बताना है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ज़्यादा इसमें कोई लॉज नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन अब तक यूपीएससी ने 2 बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं इस पर आधारित। ठीक है, एक बार पूछा गया था कि इसमें कितने पेपर हैं, वो भी इसी पर आधारित था। एक बार पूछा गया था कि इसमें से बीच में से एक पेपर उठा मतलब कि निकाल लिया जाता है तो इतना योग है, बताइएगा उन पेपरों के अंक क्या थे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, तो उसी मेथड पर आधारित है। ठीक है, चलिए आपने करिएगा, मॉक दर्शन बन करके सीसैट की क्लास में मत बैठिएगा। ठीक है, स्किप कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा या फिर जीएस का पार्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तभी सीसैट आप सीखोगे, नहीं तो आप सीखो मेरे साथ। चलिए देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं कि अमन ने क्या किया है, 1 से शुरू करने वाली उसने क्या की, संख्या 1 से स्टार्ट करी। 1 2 3 4 5 6 डैट 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 डैश उसने कितनी करी, उसे संख्याएं लिखते समय कितनी होगी, 3689 बार क्या किया उसने, कीबोर्ड दबाया। अपने जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो उसने कितनी बार दबाया, 2689 बार उसने 3689 बार उसने दबाया। तो पूछ रहे हैं कि अंतिम अमन के द्वारा लिखी गई अंतिम संख्या ज्ञात करें। उसने अंत में कौन सी संख्या लिखी थी, क्या हम इससे ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, हम इससे निकाल के उसको दे सकते हैं, क्योंकि देखो जब हमें पहला पता है उसने टोटल कितना दबाया है और हम उससे निकाल सकते हैं कि अंतिम उसने क्या लिखा होगा। देखिए आईपीएल मत देखें, इसको देखें, पेपर है 25 मई को, वो देखना अपना, आपका आईपीएल नहीं तो बन जाएगा अगर आप फोकस नहीं करोगे तो। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे कि अमन, मान लीजिए देखो कीबोर्ड में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होते हैं, 0 से 9 तक की गिनती होती है। अब उसने जब लिखा तो ये होगा, देखो अगर मैं कहूँ मान लीजिए अमन 1 से 9 तक ही तो दबा सकता था, तो कितनी बार दबाता है इनको, एक एक बार दबा सकता था, तो कितना हो जाता 9। अगर मैं कहूँ अब उससे ही संख्याएं बनाई जा सकती हैं, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे कितनी भी संख्याएं बना सकते हैं, बस इसमें 0 को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे आप कितनी भी बड़ी संख्या कितनी भी छोटी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर वो 1 से 9 तक चलता तो एक बार दबाता तो 9 हो जाता। अगर वो अमन 10 से 90 बार चलता, क्योंकि 100 2 अंक हैं तो 2 अंक दबाता। अगर 10 से वो लिखता 90 तक तो 2 दबाता, 9 दूनी 18 180। ठीक है, अगर वही अमन आप देखोगे अगर वो है अमन आप देखोगे किससे 100 से, अगर वो 900 बार चलता तो कितनी बार दबाता, अगर 100 से 900 बार चलता तो 3 बार दबाता, 9 तिया 2700। तो अमन कितने दबाता, इतनी बार इसको दबा लेता। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल का हम देखें कितना हो गया, क्योंकि टोटल जो आए हैं योग कितना आया 3689, इसको जोड़ लेते कितना आ गया 9, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 6, मतलब 7 1 8 और ये आ जाएगा 2, कितना हो गया 2889 हो गया। टोटल था कितना 3689 था और हमने अब तक कितना कर लिया 2889। तो अगर हम इसको इसमें से घटा दें, मतलब कि हम देख रहे हैं कितना हमें और चलना पड़ेगा, 0 0 और ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा तो 800। अब देखो बच्चे होगा क्या, अगर आप चाहोगे तो हम नेक्स्ट संख्या क्या करेंगे, 4 की लेंगे, है कि नहीं, 4 की लेंगे, मतलब कि 1000 से हम कितना जाएंगे, 1000 से हम कितना जाएंगे 9000 तक जाएंगे, तभी हम 4 संख्या लेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे। अब 4 से चलने वाले डिजिट में क्योंकि हमें पता है 800 है, तो हमें बच्चे ये पता चल गया कि 800 आपकी ओर चल रही है, तो 4 डिजिट से चलेंगे, तो 4 से चलेंगे तो 4 दूनी 8 200। मतलब कि अगर आप इसको और देख लें टोटल कितना हो गया 200 और हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 200 और हो जाएगा, कितना 200 और हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो 4 से चलने वाली संख्या कितनी आ रही हैं, ये 900 1000 नहीं आएंगी, 4 से चलने वाली संख्या कितनी आएंगी आपकी आ जाएंगी 200। अब मुझे बताइएगा टोटल, ये कह रहे हैं ना अंतिम द्वारा जो ज्ञात कीजिए उसके द्वारा जो अंकित। ठीक है, जो अमन द्वारा लिखी गई अंतिम जो संख्या थी वो क्या थी, यहाँ पर अब इसको योग कर लीजिएगा, यही संख्या है ना 9009 आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे 90, यहाँ पर 09 आ जाएगा और 9 2 11। तो अंतिम बार जो संख्या उसने लिखी थी वो कितनी लिखी थी 1199। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने 1199 संख्या लिखी थी। ठीक है, चलिए कोई इसमें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, इजी सा है। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कितनी आ जाएगी 1199। इसको योग करना है बस, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा आईपीएल पे फोकस कम करो, इस पे फोकस थोड़ा ज़्यादा करोगे। अगर आप देखो आज फोकस कर लोगे तो कल आपके लिए बेनिफिशरी ये दिखाई देगा, अन्यथा फिर 5 साल पंचवर्षीय योजना में फंस जाइएगा यूपीएससी के जाल में। देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका इतना कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, बताइएगा कैसा लग रहा है, आंसर जरूर दें, आपसे बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों और सभी संगत वहा कोणों का योग कितना है 1080 डिग्री है। उस बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। किसकी बात कर रहा है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कर रहा है। करिएगा इसको, राइट आंसर दीजिएगा, इसको करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए करते हैं। देखो आपने किया होगा, आइए देखते हैं। देखो बच्चे है क्या, क्योंकि बहुभुज की अगर हम भुजाओं की मान लीजिए संख्या अगर माने, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मेरे प्रति एक बड़ी समस्या यही है, मुझे जो लगती है प्रॉब्लम मेरे लिए इसमें पढ़ाने को लेकर के, कि हमारे पास स्लाइड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो इसी पर लिखना पड़ता है हमें। मान लीजिए हमने वह संख्या क्या मानी है, वह संख्या क्या मान ली हमने, वह संख्या जो मानी है हमने n मानी है, ठीक है। जो भुजाओं की जो संख्या मानी है वो n हमने मान ली है। वहीं पर कह रहा है कि जो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के अगर योग की बात कर लें, अगर हम योग की बात कर लें, आंतरिक योग की बात करें, तो n-2 इंटू 180 मतलब कि 180 डिग्री। अगर मैं कहूँ आंतरिक, मान लीजिए एक कोण है और इसको मैं यूँ काट दूँ और मैं कहूँ इसका 2, तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। इधर 180 का हो जाएगा ये वाला और 180 का इधर, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा कोण कितने का है 360 का है। गॉट इट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ये इसका आंतरिक है, ध्यान में रखना, ये इसका क्या है आंतरिक कोण है, ठीक है। अगर हम कहें इसके बाह्य कोण की, तो बाह्य कोण में आप देखोगे क्या हो जाएगा, क्योंकि बाह्य कोण का योग जो कितना बैठेगा टोटल पूरा एक सर्किल का, अगर हम देखें ये वृत्त है तो इसका बाह्य कोण की बात कर ले तो कितना बैठेगा 360, कितना बैठेगा 360 डिग्री, है कि नहीं। वहीं अगर हम देखें अब खास तौर पर सभी आंतरिक कोणों और सभी बाह्य कोणों के योग की बात कर लें, तो सभी आंतरिक कोणों और सभी बाह्य कोणों का देखो योग क्या है 1080 है कि नहीं, 1080 डिग्री है, यही है कि नहीं बताओ, 1080 है सभी आंतरिक और बाह्य। और यहाँ पर कितना है, बस इसको आपको कर देना है। चलिएगा देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा याद रखेंगे हम। तो यहाँ पर जो आंतरिक कोण है वो कितना है n-2 इंटू 18 और हमने n माना है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हम कहेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री बराबर कितना है 1080, ठीक है। इतना पूरा है। अगर हम अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको सोल्व कर लो भाई, इसमें क्या है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, इधर ये इधर कर लेंगे 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा 180 और इधर इसको योग करके लाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, n बराबर ये इसमें से इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1080, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है किसी को भी। अब यहाँ से अगर हम निकालें n का मान निकाल लें तो n बराबर कितना हो जाएगा 1080 डिग्री बटे 180 डिग्री, 0 से 0 18 छक्का 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, तो n का मान कितना आ गया 6n का मान आ गया। अब हमें पता है n का मान हमने रखा है, आपको मालूम है। तो अगर हम देखें बहुभुज के विकर्णों की संख्या, अब बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम विकर्णों की संख्या निकालते हैं तो हम कहते हैं विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके एक फार्मूला होता है n-2 नहीं होता है n-3/2, ये होता है। अब इसमें हमें मान रख देना है केवल किसका, n का। तो देखो n बराबर कितना है 6, बाहर ही कर लेते हैं 6-3/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बस इसको जब डिवाइड करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आप निकाल लोगे। तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, 6 इंटू इतना 6 इंटू 3/2, इसको काट देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 3 9,
तो कितना आ गया, आप देखोगे तो कह रहा है विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब कि 9 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। गॉट इट। कोई समस्या दुख दर्द हो तो बताओ। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एक पहचान संख्या तैयार की जाती है। कोई भी पहचान संख्या हो सकती है, आप अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसे एक अक्षर के बाद 3 अंकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। अब देखो जरा, कोई मान लीजिए, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि पहचान संख्या तैयार की गई, ये लो पहचान संख्या तैयार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इसके एक अक्षर के बाद 3 अंकों का उपयोग करके। अब एक अक्षर के बाद 3 अक्षर, 1 2 3 है कि नहीं, ये संख्या इन्होंने बनाई को का प्रयोग उपयोग करके तैयार किया जाता है। अक्षर और अंक, समझना, अक्षर और अंक समान नहीं होने चाहिए। अब इन्होंने कहा है जो अक्षर हैं और जो अंक हैं इसके, वो कदापि समान नहीं होने चाहिए, इनका ये मानना है। तो अब आपको बताना है संभावित पहचान संख्या ज्ञात करो, कि वो पहचान संख्या क्या होगी। याद करो भैया, 3 अंकों का उपयोग करके आप इसको तैयार करो, कोई भी एक संख्या, ठीक है, 3 अंकों का उपयोग करके, है कि नहीं, 3 अंक आपको बताने, तो 3 अंकों का उपयोग करके कोई भी संख्या आप बना लें, आप बना सकते हैं। आपको हो गए एक्स वाई जेड, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही अक्षर और समान अंक नहीं है, ये भी ध्यान रखो। तो अक्षर के लिए संभावित अगर हम देखें संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, अगर आप संभावनाओं की बात कर लें तो संभावनाएं अगर हम देखें तो 26 उसमें संभावनाएं ऐसी हैं। और उन संख्याओं के लिए जो संभावना है, क्योंकि अक्षरों के लिए, ये किसके लिए है, अक्षरों के लिए संभावना है, ठीक है। देखिए, अक्षरों के लिए संभावनाओं की बात कर लें तो अक्षर के लिए है 26, और अंकों की अगर हम बात कर लें, जो संख्याएं हैं, सॉरी, संख्याओं के लिए बात कर लें तो 10 है। अब आप नॉर्मल सी बात है, तो अगर आप देखें सभी संख्या द्वारा बनाई जा सकती हैं, आप कितनी बनाई जा सकती हैं उसकी बात आपसे कर रहा है। तो 3 अंकों की संख्या आपको बनानी है। टोटल है कितने, अक्षर कितने हैं, 26 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, क्योंकि 3 यही हैं, क्योंकि ये तो अक्षर हैं और ये क्या है, संख्या है। तो आप बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, जितना आएगा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, इसको आप कर लो, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 720। अब देखो 720 इंटू 26 जब आप करोगे तो कितना आ गया, 18,720, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, परिच्छेद है, आइए देखते हैं परिच्छेद क्या है, समझते हैं परिच्छेद को। ये कह रहे हैं हम एक आयु वर्धन वाली दुनिया में रहते हैं, जबकि विकसित देशों में कुछ समय से इस बात को माना जा रहा है और हाल ही में इस बात को पूरी तरह से मान लिया गया है। वैश्विक संचार के चलते दुनिया छोटी हो रही है, वैसे और वैश्विक आयु वर्धन से परिपक्वता प्रदान कर रहा है। दुनिया भर में वृद्धि लोगों की बढ़ती उपस्थिति हर उम्र के लोगों को इस बात से अवगत करा रही है कि हम एक विविधतापूर्ण और बहुपीढ़ी वाले समाज में रहते हैं। आयु वर्धन को चाहे कोई सकारात्मक दृष्टि से देखे या फिर नकारात्मक दृष्टि से, लेकिन बहुत लंबे समय तक इसकी अनदेखी करना संभव नहीं है। जनांकीविद इस बात पर ध्यान देते हैं कि यदि आयु वर्धन की हालिया प्रवृत्ति पूर्वानुमान के अनुरूप जारी रहती है तो 3 पीढ़ियों के दौरान ही एक जनांकीय क्रांति देखी जाएगी, जिसमें युवा एवं वृद्ध एक ऐतिहासिक बदलाव की प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे। विश्व जनसंख्या में बदलाव की यह तस्वीर प्रौद्योगिकी क्रांति, जिसे पारंपरिक रूप से नियोलिथिक युग के बाद मानव इतिहास की सबसे उल्लेखनीय सामाजिक और आर्थिक सफलता माना जाता है, के प्रभाव में समानांतर है। यह भी आधुनिक आर्थिक विकास की ओर बहुत कुछ उसी तरह की निरंतर गति को इंगित करता है, जैसे आधारभूत और निरंतरता गति एक वैश्विक संस्कृति की ओर वैश्वीकरण दर्शा रहा है। यह परिकल्पित किया गया है कि जनांकी की क्रांति कम से कम उतनी शक्तिशाली होगी, जबकि इसके प्रभावी प्रभाव ज्ञात नहीं हैं। संभवतः एक ऐसा परिदृश्य उभर कर आता है जहां चुनौतियों के साथ साथ अवसर एक ऐसे
पत्र के रूप में उभर आएंगे जहां अन्वेषण और शोध, संवाद और वाद विवाद भरे पड़े हों। चुनौतियां इसलिए उभर कर आती हैं क्योंकि सामाजिक आर्थिक संरचनाएं युवा जनसंख्या के घटने और वृद्धि जनसंख्या के बढ़ने की परिघटना के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास करती हैं और नए अवसर भी उभर कर आते हैं। क्योंकि वृद्धि जनसंख्या बढ़ती है और समाज उनके योगदान का लाभ उठा सकता है। यहाँ पर देखो आपको क्या बोला है, ये स्वयं कह रहे हैं क्योंकि वृद्ध जनसंख्या बढ़ती है और समाज उनके योगदान का क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि युवा जनसंख्या के घटने और वृद्ध जनसंख्या के बढ़ने की परिघटना के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास करती है और नए अवसरों को उभर कर लाते, तो इससे क्या होगा, नए अवसर उभर के आ सकते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, लेखक जनांगीकी क्रांति को औद्योगिक क्रांति के साथ किस प्रकार संबद्ध करके देख रहा है। किस प्रकार संबद्ध करके देख रहा है, तीन स्टेटमेंट है। पहला, दोनों ही क्रांतियों ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास किया है। नंबर 2, दोनों ही क्रांति वैश्विक समाज पर दीर्घ अवधि प्रभाव रहा है। तीसरे में कह रहे हैं कि दोनों ही अपने साथ वैश्विक जनसंख्या के लिए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाती हैं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी, बताओ बताओ। आपको पूर्ण रूप से क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन है आपका 61, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, लेखक जो कहता है कि जनांगीकी क्रांति औद्योगिक क्रांति के साथ अगर वो संबद्ध करके देखी जाए तो ऐसे में दोनों ही क्रांतियाँ अभूतपूर्व आर्थिक विकास नहीं करती। क्योंकि जनांगीकी अगर मान लीजिए ज़्यादा हो जाए, मैं कहूँ कि जनसंख्या आपकी बढ़ जाए, बहुत अधिक बढ़ जाए और उसमें युवा बढ़ें लेकिन अनस्किल्ड हों, तो क्या उससे आर्थिक विकास होगा? नहीं, ये बात कदापि सही नहीं है। और जैसे ये सही नहीं होता है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिकली आ जाता है एलिमेट मेथड के माध्यम से। दूसरे में कह रहे हैं कि दोनों ही वैश्विक समाज पर दीर्घ अवधि प्रभाव रहा है, बिल्कुल सही बात है। और दोनों ही अपने साथ वैश्विक जनसंख्या के लिए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाती हैं, ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, परिच्छेद में आयु वर्धन की परिघटना को लेखक किस प्रकार देखता है। किसकी घटना को? आयु परिवर्धन की घटना को। अब ऐसी स्थिति में आयु परिवर्तन की घटना, अब यहाँ पर ऑप्शन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला ए, ये कह रहे हैं आपसे कि एक विरोधाभास जहाँ संचार सुविधाओं के माध्यम से लोग एक साथ हो रहे हैं और तेजी से आयु वर्धन भी हो रहा है। दूसरे में कह रहे हैं इस बात को लेकर बहुत ही सतर्क कि दुनिया में लोगों की आयु बढ़ रही है और विकास के अवसर सीमित हो रहे हैं। सी में कह रहे हैं कि इस बात के प्रति जागरूक कि दुनिया के लिए आयु वर्धन के अपने खतरे और अवसर होते हैं। डी में कह रहे हैं कि आयु वर्धन अच्छा है क्योंकि यह नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के महत्व का एहसास दिलाता है। ये तो सरासर गलत है, बकवास कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि इस बात के प्रति जागरूक और दुनिया के लिए आयु वर्धन अपने खतरे और अवसर को वो देखने के लिए आपको मिलेंगे। कई बार बेरोजगारी भी आपको मिलेगी तो कई बार नया इनोवेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं परिच्छेद की विषय वस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से किसे जनांगी क्रांति की प्रकृति माना जा सकता है। मतलब कि जनांगी क्रांति क्यों हुई, इसकी उत्पत्ति का एक रीज़न आपसे कारण पूछ रहा है। पहला, समाज में युवा और वृद्ध लोगों के औसत में व्यापक परिवर्तन। जब देखो व्यापक परिवर्तन होता है तो कई चीज़ें आपको बदलती मिलती हैं। दूसरे में कह रहे हैं जब समाज में वृद्धों की जनसंख्या युवाओं से अधिक हो जाती है, वृद्धों की जनसंख्या, तो वहाँ पर लास्ट में कह रहे थे कुछ अवसर भी लेकर ही आती है। सी में कह रहे हैं समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचना में परिवर्तन। ये बात सही है, उसमें ये परिवर्तन तो देखने को मिलता है क्योंकि जनांगी क्रांति इसलिए माना जाता है। अब पूछ रहा आपसे नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, तो ए बी सी डी बताइएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखो यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि पूछ रहा है ना विषय वस्तु के अनुसार, जनांगी अगर आप क्रांति प्रकृति को माने कब मानेंगे, तब आपका इनोवेशन हो, यूथ पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक हो, ना कि वृद्ध। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है। पहला एकदम सही है, युद्ध और वृद्ध दोनों के औसत में व्यापक परिवर्तन हो और समाज की आप देखोगे सामाजिक और आर्थिक संरचना में परिवर्तन अगर होता है तो ऐसे में जनांगी की क्रांति हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन रीजनिंग का है, मैं कहूँगा इजी बटे इजी क्वेश्चन है। कितने बच्चों को ये इजी बटे इजी क्वेश्चन लगता है बताते चलिएगा।
कुछ हो तो मुझे भी बताओ। पूछा गया आपसे 64 में ए बी सी डी ई एफ का मान ज्ञात करें जब ए बराबर कितना है, ए की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4, बी बराबर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, सी बराबर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, डी बराबर कितना 3 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और ई का मान कितना है, ई के बराबर है आपका 2 की पावर 5 और इंटू 7 की पावर 2। तो बताओ कितना इसका मान हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं करना है ना, इसमें समझ में आ गया। देखो मैं एक समझा देता हूँ, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है ना, इसमें आपको योग कर देना है इनका मल्टीप्लिकेशन करके। जैसे मान लीजिए पहला मैं आपके समक्ष लेता हूँ, ए का मान ले लेते हैं, एक समझा देता हूँ, आप उससे आंसर कर लेंगे। ठीक है, देखो ए अगर हम लें तो ए का मान कितना दे के रखा है 2 की पावर 8, मतलब कि 2 को आप 8 बार लिखो, 2 को आप क्या करोगे 8 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे। कैसे, ऐसे। भाई पावर क्या है वो बताती है कि आप इस संख्या को इतनी बार लिखोगे। सॉरी 2 इंटू 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 बार हो गया। फिर कह रहा है उसके बाद में अब 5 है, अब 5 को क्या करोगे इसी में इंटू 5 है, तो पहले आप देखो इसमें देख लो 2 का ही कर लेते। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है 64 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ तक हो गया। अब 2 बचे हैं 2, तो अब कर देंगे 4 से, 2 दूनी 4, तो 4 चुक 16 का 1 और 6 चुक 24 और 1 25, 256। कितना आ गया 256। 256 इंटू, अब मैं देखो 2 का तो मैंने कर लिया, 2 का जो 8 बार है ये तो मैंने कर लिया 2 का, तो 256 आ गया, क्योंकि इंटू है तो इंटू लगाएंगे, तो 256। फिर उसके बाद है देखो यहाँ पर ए तो कर लिया, ये देखो 5 कितनी बार है 4 बार है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है कि नहीं। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 625। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन है, तो 625 को सॉरी 625 ये कहेंगे 256 इंटू 625, 625 256 इंटू 625। अब इसकी गुणा हम लेंगे आप, जो भी मान आएगा, मान लीजिए इसका कोई एक मान आ गया, ठीक है मुझे नहीं पता क्या मान है लेकिन ये आपको करना है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका एक मान आ गया ये, ठीक है। अब इसमें प्लस करेंगे, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे बी के मान को हम इसमें जोड़ेंगे, फिर बी का मान लिखेंगे, फिर सी के मान को क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। फिर इस तरीके से जो भी इसका योग करके आएगा आप इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताइएगा, ठीक है। तो ए और सी के योग के अंत क्या आपसे पूछा गया है, तो वो चीज़ें आप बताते चलिएगा, ठीक है चलिएगा। तो इसका राइट आंसर आवश्यक रूप से मुझे कमेंट्स में करिएगा, देखते हैं कितना आपका आएगा, आप उसको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है मैंने समझा दिया, उसको आप कर देंगे। रवि की दुकान में 3 अलग अलग जोड़ी जूते हैं। अब ये देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन 2023 में पूछा था ऐसा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है चलिए बताएंगे, अभी रुकिएगा। देखो रवि की दुकान में 3 अलग अलग जोड़ी जूते हैं, उनके पास रिवॉक के 3 जोड़ी जूते हैं। जरा समझना बच्चे, जरा समझना, रिवॉक के कितने हैं 3 जोड़ी जूते हैं, ठीक है। कहा ना रवि की दुकान में अलग अलग जोड़ी जूते हैं और उसके पास रिवॉक के 3 जोड़ी जूते हैं। जोड़ी है, ध्यान रखेंगे ये जोड़ी में है। नाइक के 20 जोड़ी जूते हैं, ठीक है, नाइक के 20 जोड़ी जूते हैं, और एडिडास के 15 जोड़ी जूते हैं। एडिडास के 15 जोड़ी जूते हैं। वह एक जोड़ी पहनने के लिए एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के 13वीं क्या कह रहे हैं बेहतरीव, मतलब कि आप देखोगे बेहतरतीब ढंग से जूता चुनता है। एडिडास के जूतों की एक जोड़ी पाने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयासों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब कि अब जरा सोचिएगा, बहुत ही बाड और बुरी कंडीशन आप सोचें, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन सोचें, जरा सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिएगा बच्चे। बताइएगा, क्योंकि पूछा किसका ना, वो किसके पहन रहा है,
ठीक है, वह एक जोड़ी पहनने के लिए, ठीक है, एडिडास के जूतों की एक जोड़ी पहनने के लिए। वो सोचो सोचो, मैंने सोचने के लिए आपको दिया है कुछ टाइम। सोच लिया? चलिए देखिए, अब मान लीजिए रवि क्या करे, एक एक जूता निकाले, मतलब कि देखिएगा रिबोक का, मान लीजिएगा वो रिबोक का एक एक जूता निकाले क्योंकि 3 जोड़ी है। अब मान लीजिए वो क्या करे, अगर वो एक एक जोड़ी, जैसे मान लीजिए रिबोक का जूता निकाले, जैसे 3 निकाले हैं तो 3 अगर वो निकालेगा, 3 जोड़ी है ना, तो 3 का 2 से कितने, 6 जोड़ी हैं, 6 जूते हो गए। अब 6 बार निकाल लेगा। और मान लीजिए अगर वो निकाले आपका नाइक का जूता निकाले, नाइक का जूता निकाले तो नाइक के 20 हैं, तो इसमें 2 है तो एक एक करके निकालेगा कितना, 40 है कि नहीं। ये निकालेगा, बताइएगा ये निकालेगा कि नहीं, ठीक है, ये निकालेगा कि नहीं। ये 3 है, 30 है, सॉरी 30 है, सॉरी 30 है, 30, ये 30 जोड़ी है, 3 जोड़ी नहीं है, 30 जोड़ी है। तो सॉरी यहाँ पर 0 लगा लेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत हो गया। आपसे एडिडास का पूछा था। अब मुझे बताइएगा रवि ने क्या किया, रवि ने देखिए एडिडास के जूते निकाले एक एक, क्योंकि ग्रुप में जोड़ी मतलब कि 2 होते हैं जूते, ऐसा तो नहीं है एक जूता आप पहनते हैं पैर में, 2 जूते पहनते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या किया, बक्से में हाथ डाला, जूता खींचा, रिबोक का एक जूता आ गया, एक ही जूता निकालोगे, आप रखोगे नहीं, उसको बाहर रख दो, फिर हाथ डाला, फिर रिबोक का आया, आप अपने आप 60 बार जब आपने ऐसे हाथ डाला तो 60 के 60 जूते आपके हाथ में रिबोक के आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने हाथ डाला, फिर नाइक के चल रहे हैं, अब एडिडास का ही नहीं रहा, फिर आपने 40 बार डाला तो फिर आपने नाइक के जूते निकाल दिए। तो टोटल जूते आपने कितने निकाल दिए, अगर आप देखें तो जूते आपने कितने निकाल दिए, मतलब कि कितनी बार आपने ट्राई कर लिया, 100 टाइम। आपने 100 टाइम आप देखोगे ट्राई कर लिया, टोटल में कुल में कितना बार, 100 बार, ठीक है। यदि मान लीजिए अगर अब रवि क्या कर दे, यदि मान लीजिए रवि अब अगर इसके अंदर हाथ डाल दे, जरा सोचना, अगर रवि अब इसके अंदर हाथ डाले, ठीक है, यदि रवि में से कोई 2 जूते चुनता है तो एडिडास के जूते होंगे, लेकिन यह निश्चित एकदम नहीं होगा कि दोनों चुने गए जूते एक जोड़ी बनाएंगे, जिसका अर्थ है कि बाएं पैर का या फिर दाएं पैर का। अब ये भी तो हो सकता ना, जूता आपने निकाला हो दाएं पैर का या बाएं पैर का, जैसे मान लो, जरा समझना, क्योंकि ये भी है ना। अब 100 बार आपने क्या किया, ट्राई कर लिया। देखो जरा समझना, मैं आपको पुनः समझा देता हूँ, ठीक है, ये इसको कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। देखो ये कह रहा है रवि के पास में क्या थे, रिबोक के जूते थे, नाइक के जूते थे, एडिडास के जूते थे। रिबोक के जूते थे 30 जोड़ी, ठीक है, नाइक के जूते थे 20 जोड़ी और एडिडास के जूते हैं 15 जोड़ी। अब उसको क्या करना है ना, उसको एडिडास का जूता पहनना है, तो उसके लिए दोनों पैर का होना चाहिए, ठीक है, दोनों पैर के उसके पास जूते हों तब तो पहनेगा ना। अब देखो मान लीजिए उसने पहले जब हाथ डाला उसमें डिब्बे में, बॉक्स में, ये कह रहा ना अलग अलग जोड़ी जूते हैं, किस में है, एक बॉक्स में, उसने जब हाथ डाला अपनी गैरेज में, ठीक है, तो उसने जब 30 बार, अब देखो 30 जोड़ी हैं ये, तो दुगना हो जाएगा इसका, जोड़ी मतलब कि 2, तो कितना आ जाएगा 60, और इसका भी दुगना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब मुझे बताइएगा रवि अगर हाथ डालता, उसने जब हाथ डाला तो 60 बार उसने ट्राई किया, तो 60 के 60 जूते कौन से आ गए, रिबोक के जूते आ गए। फिर रवि ने क्या किया, फिर से हाथ डाला तो नाइक के उसने जूते खींचे, कितने, 40 बार हाथ डाला, फिर नाइक के जूते आ गए। तो उसने जब हैंड डाला तो कितने जूते उसने निकाले, 60, लेकिन अभी इसमें एडिडास का जूता नहीं आया है। अब देखो रवि को दोनों पैर के चाहिए या एक पैर के चाहिए, दोनों पैर के चाहिए। अब रवि ने क्या किया, अब ये जो 15 हैं, मान लीजिए अब नेक्स्ट जो उसने हैंड डाला, ठीक है, नेक्स्ट बार जो उसने हाथ डाला तो उसके हाथ में आया रिबोक का जूता, ठीक है, एक जूता निकाला उसने, ध्यान रखना, उसने क्या किया, क्योंकि 15 जोड़ी थे, अब उसने क्या किया, उसने जब हाथ डाला तो रिबोक का एक जूता निकाला। अब मान लीजिए ये आया था बाएं पैर का, बायां पैर था उसका जूता, दूसरा डाला फिर बाएं पैर का, तीसरा डाला फिर बाएं पैर का, और इस तरीके से जब उसने डाले तो बाएं पैर के कितने जूते निकाल लिए उसने, 16, 15 बार हाथ डाला तो 15 जूते किसके निकाल लिए, बाएं पैर के निकले। लेकिन दाहिने पैर का, लेकिन बच्चा दाहिने पैर का कोई जूता नहीं निकला। उसने 15 बार हाथ डाल दिया और 15 बार जो जब उसने हैंड एक बक्से के अंदर डाला तो उसने 15 बार जब हाथ डाला तो एक ही पैर के जूते आ गए, बाएं के, तो 15 आ गए। लेकिन अब देखो उसने, रवि ने ये जूते भी खींच दिए, ये भी खींच दिए, अब उसने बाएं पैर के भी 15 जूते खींच दिए। अब उसके अंदर 15 जूते बचे हैं और 15 के 15
दाएं पैर के जूते हैं, ये गारंटी है। और जब ये गारंटी है, अब जब वो 16वीं बार हाथ डालेगा, जब वो नेक्स्ट टाइम हाथ डालेगा ना, 16वीं बार जब हाथ डालेगा तो नेक्स्ट जो जूता आएगा ना वो दाएं पैर का आएगा, तब उसको ये जूता पहनने के लिए मिलेगा। मतलब कि 100 और ये 16, तो 116 बार, कितना 100 + 15 + 1, ये जो 1 है ये दाएं पैर का है, ठीक है। ये जो 1 है ना, 1 सेकेंड, ये जो 1 है ना 1, ये जो 1 है यही दाएं पैर का है। अब उस स्थिति में आप देखोगे तो 116 बार अगर वो ट्राई करेगा, तब जा कर के वो अंतिम में, ठीक है, तब जा कर के वो जूते पहनेगा। एक जोड़ी जूते पहनने के लिए उसको 116 बार ट्राई करना पड़ेगा। तो यही है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन। मैंने आपको 2 बार इस क्वेश्चन समझा दिया है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। मैं इसलिए ही इस पर क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस किया हूँ। देखिए, आप पैसिस का क्या है, पढ़ के अपने आप भी कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑडिट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मान लीजिए x एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि x कोई, मान लीजिए एक कोई भी नंबर सोच लीजिएगा आप, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। बस ये ध्यान रखना, ये ऋणात्मक नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, जिससे व्यंजक 70 मतलब कि 70 x² + 71 x + 72 से विभाजित करते हैं तो x के कितने मान संभव हैं। देखो, इसमें फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा, जब आप फैक्टोरियल निकालते हैं तो इससे इसका आंसर आप यूं ही निकाल सकते हैं, है कि नहीं। आप जब फैक्टोरियल निकालते हैं तो उससे इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा ये इजी हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, और यदि आप नहीं चाहेंगे तो फिर ये और हार्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, पूछा क्या, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक धनात्मक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक है, जिसे व्यंजक 70x, अब लिखते हैं यहीं पर थोड़ा, ठीक है। अब हमें इसमें काम चलाना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 70x² + 71 x, ये x है, + 72 से विभाज्य है। मतलब कि जो संख्या है ना आपकी, जो x है, ये संख्या x जो है वो इनसे विभाज्य है। तो x के कितने मान संभव हैं ये आपको बताना था, है कि नहीं। ये आपको क्या है, बताना था। अब इसको आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इजी वे में इसको आपको करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये होता है कि 72 भी x से विभाजित होगा। मतलब कि अगर आप देखोगे, क्योंकि 70x² है, ठीक है, ध्यान रखना, 70x² को आप x से विभाजित करते हैं, क्या कर रहे हैं, इन सबको x से विभाजित करते हैं, x से, सॉरी, ये सबको क्या कर रहे हैं, x से विभाजित कर रहे हैं। इसको x से लिखो ना ठीक से, 1 सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। अब इन सबको किससे कर रहे हैं, x से विभाजित आप कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसको सोल्व आप करें तो देखो, आपका 72 x से विभाजित होगा, ठीक है, 72 जो है x से विभाजित होगा। अगर हम 72 के मान देखो, जहाँ पर x है वो तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो जब x से हम इसको काटेंगे ये तो पूरा कट जाएगा ना, 71 तो पूरा कट जाएगा क्योंकि इसमें x है, ये भी कट जाएगा पूरा। तो जो 72 है बच्चे, अब ये हमें 72 काटना है। अब 72 काटने के लिए करते हैं, देखो, या तो आप इसके गुणनखंड बना लेते हैं, क्या कर लोगे, आप इसके गुणनखंड बना लोगे। जैसे 72 है, 72 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, करिएगा, निकालिएगा, इसका एलसीएम वगैरह आप निकालते हैं ना। 72 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 9 अट्ठे 72 होते हैं। आपको होगे कि 9 अट्ठे 72 होते हैं, ये होगा 3 का स्क्वायर इंटू और 2 की पावर क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही होगा कि नहीं, है कि नहीं, यही होगा कि नहीं, बताइएगा, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अगर आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें, यही तो होगा कि 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर क्यों। तो ऐसी स्थिति में 3 का आप देखो गुणनखंड जब आप इसके बनाते हो ना, तो एक इसमें जोड़ दो इसके ऊपर वाली रेशियो में, मतलब कि जो इसका जैसे ए का क्यों है और बी का क्यों है, तो जब आप निकालोगे इसमें तो ये हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 2 में 1 तो कितना हो जाएगा 3, और इसमें जोड़ देंगे 1 4, तो कितना हो गया 12। तो इसके जो गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी ना वो कितनी आएगी, तो x के संभावित मान आप देखो कितने आ जाएंगे, 12 x के संभावित मान आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये मेथड है बच्चे, इस पर भी क्वेश्चन 2022-23 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, और मैं कहूँगा 23 में भी क्वेश्चन आया है, 24 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है।
तो इसको क्वेश्चन को हल्के में ना लें, ये मेथड बहुत अच्छा है। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तब आपको ये पढ़ने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये 2000 आई थिंक 22 का 23 का इस टाइप का क्वेश्चन है। 9 को 91 बार लिखने पर, आपसे पूछा ना 13 को 99 बार लिखने पर, ठीक है, फिर क्या करते हैं, x से विभाजित किया जाता है। कितने को? 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनाई जाती है और उस संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है, मतलब कि n को। तो यही कह रहा है कि 9 को 91 बार लिखने पर, पहले क्या कह रहे थे 93 बार 99 बार लिखने की बात कर रहा था, अब यहाँ पर क्या है 93 बार। जरा समझना, क्वेश्चन बदल जाएगा। रिपीटेशन यहाँ पर साइकिल वाला, जो साइकिल रिपीटेशन वाला मेथड लगता है ना, कि जैसे 4 के बाद में रिपीटेड हो रहा है, 5 के बाद में, 3 के बाद में, हर एक संख्या लगभग 4 के बाद में होती है लगभग, ठीक है। तो वैसे ही इसमें देखेंगे, लगाते हैं मेथड। देखिए ये कह रहे हैं कि 9 को 91 बार लिखने पर एक संख्या n बनाई जाती है कि नहीं, यही बोला इन्होंने। यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो इसमें आपके लिए थोड़ी चुनौती ये हो जाएगी कि सर हम इसको क्वेश्चन को टैकल कैसे करें, इसको और आसान कैसे बनाएं। देखो आसान क्या बनाना है, आपको केवल सोल्व करना है, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ऐसे करेंगे, हमारे पास मेथड है, हम मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर आपके लिए एक पेज तैयार कर लेता हूँ ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है क्या नहीं। तो मैं एक पेज तैयार कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड लिखिएगा। और हमने ये पेज तैयार कर लिया है। हम इस पेज को कभी भी मिटा नहीं सकते, अगर हम इस पेज को मिटाएंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन मिट जाएगा, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड रुकिएगा थोड़ा, ठीक है। देखिएगा बहुत ही अच्छे से करेंगे। ये कह रहे हैं कि 9 को 91 बार लिखा जाए। 9 को कितनी बार बताया इन्होंने, जैसे मैं कहूँ आपको 9 लिखना पड़ेगा ऐसे 9999 91 बार, ठीक है, तब एक संख्या ये बनाते हैं। चलिए देखते हैं n संख्या, मतलब कि मैं कहूँ आपसे, अगर मान लीजिए 9 को एक बार लिखें, ठीक है, और 7 से विभाजित करें तो कितना शेषफल आएगा। साइकिल यहाँ पर चलेगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 7 ही का ना 7, कितना बचा 2 रिमाइंडर आया। फिर हम संख्या ले लेते हैं 99, तो देखो 2 तो रिमाइंडर बच गया था एक को करने पर, तो ये कितना हो जाएगा 29। तो कितना हो जाएगा 7 से करो, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 1, पूरा नहीं कटा ना, रिमाइंडर बचा 1। उसके बाद में हम 3 ले लेंगे, 3 9, 2 को हम भाग कर रहे थे 3 से, तो कितना बच रहा था 1, तो 1 बच रहा था, फिर से कितना आ गया 9, ठीक है, 9 ही करा 9, अब कितना आ गया 2। अब देखो ये एक साइकिल यहाँ पर आपका चल गया, ठीक है। जब भी आप तीसरे से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसमें रिमाइंडर 1 बचता रहेगा, चाहे आप जो चाहें कितनी बड़ी संख्या से करते हैं। जैसे अब आप मान लीजिए 4 9 लेंगे और जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 तक हम कर रहे हैं, तो कितना बच रहा है 2, फिर से हो गया 29, और ये क्या हो गया 29 हो गया, तो 7 चौक 28, फिर से रिमाइंडर 1 बचा। देखो अब संख्या क्या हो रही है, रिपीटेट हो रही है। संख्या क्या हो रही है, रिपीटेशन संख्या आपकी हो रही है कि नहीं। संख्या क्या है, रिपीटेशन हो रही है, बताइएगा, संख्या आपकी रिपीटेशन हो रही है। तो जब भी आप इसको क्या है विभाजित कर रहे हैं, जब भी आप इसको विभाजित कर रहे हैं, मैं फिर से आपको बता दूं, 7 का ना 7, अगर आप 9 को करते हैं तो 7 का ना 7, ठीक है, कितना आया 2। फिर आपने 99 को किया तो कितना हुआ 2 शेष बचा, और 9 कितना हो गया 29, 7 चौक 28, 1 शेष बचा। फिर से आपने किया, तो देखो लगातार मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ये कह रहे हैं 91 है, 91 2 पर हो जा रहा है, ज़रा समझना, 2 पर हो जा रहा है 2 पे। मैं कहूँ आपसे यदि 2 पे हो रहा है रिपीटेशन, 2 पर अलाउ हो रहा है ना, ये 2 पे ही हो रहा है आगे चल के, तो मुझे बताओ 90, क्या 90 आपका 2 से कटेगा 45 बार, पूरा पूरा चला जाएगा, 45 बार पूरा पूरा चला जाएगा कि नहीं। आप देखोगे 45 दूनी कितने होते हैं 90। मैं कहूँ 91 बार लिखा है और मैं इसको 2 से भाग कर दूँ तो कितना आएगा बताइएगा, पूरा कट जाएगा लेकिन एक रिमाइंडर बचेगा। एक रिमाइंडर का मतलब क्या है, ये 91 बार 9 है तो यहाँ पर एक 9 बचेगा। और जब आप एक 9 को बच्चे क्या कर रहे हो 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा, राइट आंसर भी डी होगा, मतलब कि 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आप इसको देखो रिपीटेशन हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लीजिएगा।
पेन कलर चेंज कर लेते हैं। देखो मैं कहूँ आपसे, क्योंकि ये कह रहा है कि 9 को 51 बार लिखो, तो मैंने कहा ठीक है, एक 9 लिखा मैंने और 7 से भाग किया तो कितना आया, 7 ही करना 7, कितना आया आपका 2, शेष फल कितना बचा 2। मैंने कहा चलिए मैं 99 ले लेता हूँ और फिर देखता हूँ, क्योंकि रिमाइंडर ये बच रहा था। फिर मैंने 7 से किया, कितना हुआ 7 ही करना 7, 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, कितना हुआ 29, 7 चौक 28, कितना हो गया 7 चौक 28, कितना बचा 1, 12, 7 ही करना 7। तो अब ये लगातार रिपीटिशन होता रहेगा, क्योंकि उसमें रिमाइंडर 2 तो बच ही रहा था, एक को हम कर रहे थे, तो 7 ही करना 7 तो 29 हो गया। अब 29 को कर लो, तो 7 चौक कितने होते हैं 28, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, तो एक रिमाइंडर बचा। फिर से आप कर लो, 3 को कर लो। अब देखो जब मैंने कहा कि जब 2 को करा रिमाइंडर 1 बचा तो 19 हो गया। अब 19 को कर लो, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14। अब देखो 14 हो गया, ठीक है, कितना आएगा 5 बचा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अन्यथा देखो बच रहा है 1, फिर से 2 बचेगा, तो ये हो गया। आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी देखो और बन रहा है इसमें। फिर आप लेंगे 4, मान लीजिए 4 आपने लिया, फिर 7 से किया, ठीक है, तो यहाँ पर 3 पे कितना बच रहा था 5, कितना हुआ 59, 7 7 49, 7 8 56, कितना हुआ 7 8 56, तो 3 बचा, ठीक है। ये 4, अब देखो हम ले लेते हैं 5 9 ले लेते हैं, मान लीजिएगा 5 9 हमने लिया, कर लेते हैं, तो 4 9 को हम कर रहे तो 3 बच रहा था, तो कितना हो गया 7 पंजे 35, कितना बचेगा। अब देखो 6 हम ले लेते हैं, 6 9 ले लेते हैं, ठीक है, 6 9 ले लेते हैं, 5 9 लिए तो कितना बच रहा था 4 बच रहा था, तो 4 ये हो जाएगा 49 और 7 7 49। तो आप ये भी कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पर ये वाला मेथड गलत था बच्चे, ये गलत था, ठीक है। अब मेरे पास स्कोप नहीं रहा है, ठीक है, अब ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला है ना ये गलत था, सॉरी ये मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये गलत था, लेकिन आंसर फिर भी आ गया। ये वाला गलत है, इसको काट दीजिएगा, ठीक है, ये राइट वाला सही है। मैं दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, देखिएगा मैं दोबारा समझा देता हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन कर दिए हैं बट पुनः समझा देते हैं आपको, एक पेपर तैयार कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। मेथड समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और मैं यही चाहता हूँ, ठीक है, अगर 2 मिनट फालतू लग जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और मेरा उद्देश्य ये रहता है टेस्ट सीरीज में आपको कॉन्सेप्ट सोल्व कराना, कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकें। देखो आइए मैं पुनः समझा दूंगा, कोई इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कर दिए हम, लेकिन अब आपको समझाना है, क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट ये लग रहा था क्वेश्चन में, क्योंकि ये 1 नहीं ये 19 बनेगा, और 19 बनेगा तो फिर आंसर इसका बदल जाएगा। देखिए दोबारा समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं कि 9 को 91 बार लिखने पर एक संख्या n बनाई जाती है, और n को ही क्या कर रहे हैं 7 से। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं, n बराबर ये हमारा ध्यान में रखना, n बराबर 9 है, तो इसको हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा, बताइएगा कितना बचेगा, 2 शेष फल बचेगा, ठीक है। फिर हमने कहा ठीक है n बराबर, हमने कहा अब 99 ले लेते हैं, 2 9 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको 7 से करें। देखो जब 1 को कर रहे थे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो यहाँ पर एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। फिर हमने कहा n बराबर ले लेते हैं 3 9, कि हम 3 9 लेंगे, और मैंने कहा जब उसको 7 से भाग, देखो 2 को हम कर रहे तो 1 बच रहा था, तो 1 वो बचा और 9 ये 19 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 14 आएगा, मतलब कि बचा कितना आपका रिमाइंडर बचा 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम कहते हैं कि n बराबर ले लेते हैं 4 9, कितने 9 ले लेते हैं 4 9 ले लेते हैं, और 7 से डिवाइड करते हैं। तो देखो जब हम 3 9 ले रहे थे तो रिमाइंडर कितना बच रहा था 3 तक, तो कितना बच रहा था आपका 5 बच रहा था ना, तो कितना हो गया 59, एक 9 ही लोगे। तो जब हमने इसको विभाजित किया तो 7 8 56, कितना कटा 7 8 56, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 3, 7 8 56, 3 बच रहा है। अब हमने कहा n का मान 4 0 ले ली, 4 9 ले लिया, अब हम 5 बार 9 लेंगे, हम कहें कि 5 9 ले लेते हैं, चलो ठीक है 5 9 ले लेते हैं, और 7 से विभाजित करते हैं। जब हम 7 से विभाजित कर रहे थे बच्चे, यहाँ पर देखो तो हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है 5 में।
तो जब हम इसको करेंगे 7 पंजे 35, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 4। अगर हम कहें आपसे कि n बराबर, क्योंकि अभी नहीं कटा है पूरा पूरा, जीरो नहीं आया है, अब हम ले लेते हैं 6 9, ठीक है, कितने 9 ले लेते हैं, 6 9। और इस 6 9 को अब आपको क्या करना है, 7 से विभाजित करना है, ठीक है। 6 9 को हम क्या करें, अब 7 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, 7 से विभाजित कर रहे हैं। देखो जब 5 को कर रहे थे रिमाइंडर कितना बच रहा था, 4, और एक और ले लिया, अब छठा, तो आप काटोगे 7 7 49, तो कितना है रिमाइंडर, 0। अब मुझे बताओ बच्चे, यहाँ पर कितने 99 को ये पूर्णतः काट रहा है। जब आप 99 लिखोगे 9 को अगर आप लिखोगे 91 बार, जैसे क्या, 9 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 9, डैट डैश आपको 9 लिखना है 91 बार। और आपने जब इन शुरू के 6 को डिवाइड करा 7 से इन 9 को, तो यहाँ पर संख्या क्या हो गई, पूर्ण रूप से कट गई, मतलब कि 0 आ गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये जो साइकिल है ना, ये 6 की साइकिल बनी। अब वह संख्या क्या है, 6 है। अब मुझे बताओ 6 है ना, तो 91 है। अब 6 से, अब देखो जब आप जो 91 है, ठीक है, कितना है 91, अगर आप 91 को 6 से भाग करो, ठीक है, 6 से भाग करो, क्योंकि 6 9 से भाग करो, तो कितना आ जाएगा, इसको काटो, तो ये हो जाएगा 6 ही का ना 6, 6 ही का ना 6, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 31 हो गया, 6 पंजे 30, तो 6 का ना 6, 15 छक्का 90, मतलब कि हमने 90, हम 90 9 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, जिसका आंसर क्या आएगा, सॉरी जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा 90 तक। लेकिन हमारे पास में एक 9 बच जाएगा, और जब एक 9 बचेगा और उस 9 को हम 7 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 90 तो हमारा चले गया। देखो 6 इंटू जब आप करोगे 15 छक्का 90 होते ना, तो 90 तो 9 हमने पूर्ण रूप से काट देंगे, लेकिन एक जो हमारा बचेगा 9 वो हमें काटना है। तो अब देखो क्या आ जाएगा, 7 का ना 7 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका ले लिया होगा, चलिए आप भी अपने स्तर पर करिएगा आसानी से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमें नेक्स्ट भी करना है, ठीक है। आपका 1-2 मिनट गया मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में, अच्छे वे में जान लिया है। 2022 में क्वेश्चन आया है, 23 में क्वेश्चन आया है, 24 में क्वेश्चन नहीं आया है इससे, ठीक है, लेकिन हम रिस्क तो नहीं ले सकते ना, क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखो कितना ही ऐसा हार्ड हो, अब इजी वे में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका परिच्छेद। देखिए परिच्छेद क्या है समझ लेते हैं, पढ़िएगा, मैं पानी पी लेता हूँ इतने। ये कह रहे हैं कि विगत दशक के दौरान जैसे चिकित्सा नैतिकता जैसे सामान्य बायो इथिक्स कहा जाता है, मीडिया के विचार विमर्श के लिए एक लोकप्रिय मुद्दा बन गया है। व्यापक रूप से ऐसा मरीजों की देखरेख की बढ़ती जटिलता और उन कठिन निर्णयों के कारण है जो नवीन तकनीकों की वजह से लेने पड़ते हैं। इसके उदाहरणों के अंतर्गत मानव जीनोम परियोजनाओं के पूरे होने, क्लोनिंग, मानव ऊतक उत्पादकों का पेटेंट कराने और प्रतिरोपण जैसे अत्यधिक चर्चित मुद्दे शामिल हैं। जबकि चिकित्सकों को ज़्यादातर कम ध्यान देने वाले सामान्य प्रकृति के मुद्दे जैसे कि चिकित्सा प्रक्रिया और जीवन समाप्ति संबंधी निर्णय में मरीज के आत्मनिर्णय और उचित जानकारी देकर सहमति की प्राप्ति को सुनिश्चित करने, शोध नैतिकता, पुनरुत्पाद और औषधि और व्यवस्थित देखरेख और संबंधित आर्थिक मुद्दों की चिंता होती है अथवा होनी ही चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या आपसे पूछने का प्रयास हो रहा है, क्या पैसेज और है, ठीक है, और है पैसेज, हानि होनी ही चाहिए या होनी ही चाहिए चिंता, मतलब कि क्लोनिंग तथा अन्य चर्चित मुद्दों की आधुनिक प्रकृति के बावजूद पेशेवर चिकित्सीय नैतिकता और कानून के बारे में अपनी जानकारी के माध्यम से अनेक प्रकार से एक
औसत मरीज को प्राप्त होने वाली देखरेख सुविधा के प्रकार की गुणवत्ता को आधिकारिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। चिकित्सीय देखरेख को नैतिक और मानवीय तरीकों से उपलब्ध कराने के क्रम में चिकित्सक को नैतिक चिकित्सा अभ्यास के विशिष्ट पहलुओं और चिकित्सीय अभ्यास के क्षेत्र की बढ़ती जटिलताओं के बारे में आलोचनात्मक ढंग से सोचने के बारे में सीखने और बेहतर ढंग से शिक्षित होने की आवश्यकता है। मेडिकल के छात्रों और आवासीय चिकित्सकों को नियमित जैविक चिकित्सीय नैतिकता की शिक्षा और पेशेवर चिकित्सकों के लिए नियमित मेडिकल शिक्षा इस लक्ष्य की प्राप्ति के सर्वोत्तम तरीके हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये कह रहे हैं कि ऐसे मरीज जिनका चिकित्सीय उपचार चल रहा हो लाभ की स्थिति में हो सकते हैं यदि। कब वो लाभ की स्थिति में होंगे बताओ। पहला, वे मेडिकल एथिक्स पर परिचित हों। अगर वो मान लीजिए जिनका इलाज चल रहा है और बहुत कंडीशन सही नहीं है तो वो अगर मेडिकल एथिक्स में रहेंगे तो हो सकता है। दूसरे में कह रहे हैं चिकित्सकों और चिकित्सा प्रक्रिया के साथ उनका सामंजस्य हो। तीसरा है चिकित्सा नैतिकता के रूप में, मतलब कि नैतिक रूप से जागरूक हो। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपके सामने ऑप्शंस भी दे के रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन है 68 सॉरी। चलिए देखो, मेडिकल एथिक्स जानते हो आप क्या होता है। एथिक्स मतलब ये होता है आपकी गरिमा, मतलब कि नैतिकता। जब आप देखोगे डॉक्टर को एक ओथ दिलाई जाती है कि आप कभी भी किसी भी पेशेंट्स को मारोगे नहीं अपने हाथ से, और ओथ दिलाई जाती है इनको कि आप पैसे नहीं लोगे झूठी रिपोर्ट बनाने के, परंतु अब तो सब होता है। तो यहाँ पर पहला गलत है, ठीक है, कि वे मेडिकल एथिक्स से परिचित हो। क्या ऐसे चिकित्सक जिसका उपचार चल रहा हो तो उसको कोई फायदा हो सकता है? नहीं, उसको तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो पेशेंट है। दूसरा है कि चिकित्सकों और चिकित्सा प्रक्रिया के साथ उनका सामंजस्य हो, बिल्कुल हो जाएगा इससे फायदा। और चिकित्सक नैतिक रूप से जागरूक हो तब भी इसको हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखोगे 2 और 3। नेक्स्ट है आपका गद्यांश के लिए सर्वोयुक्त शीर्षक सुझाइए, मतलब कि इसका जो शीर्षक क्या है। जैव चिकित्सा नैतिकता, क्या हमें वास्तव में इसकी चिंता है। दूसरे में कह रहे हैं बी में कि जैव चिकित्सा नैतिकता हमारे सामाजिक वार्तालाप में एक प्रासंगिक विषय है। सी, जैव चिकित्सा नैतिकता नैतिक रूप से एकदम सही लेकिन व्यावहारिक रूप से संदेह के दायरे में है। डी में कह रहे हैं जैव चिकित्सा नैतिकता चिकित्सा बिरादरी के लिए एक जटिल बहस है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, अगर आप देखोगे इसका अगर शीर्षक की बात कर लें तो शीर्षक है कि जैव चिकित्सा नैतिकता हमारे सामाजिक वार्तालाप में एक प्रासंगिक विषय बन गया है, ठीक है। तो ये एक मुद्दा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें यही वार्तालाप हुई है, यही सारी चीज़ें हुई हैं। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से और बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये कह रहे हैं 20 अगस्त 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन, ठीक है, बताओ कौन सा दिन होगा 1994। आपको विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है? विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। देखिए, जब भी आपके मान लीजिए साधारण वर्ष हो, जब भी साधारण वर्ष हो इसको याद कर लो, ठीक है। 144 12 में 144 जीरो 5 पंजे 25 जीरो 6 छंग 36 और 144 + 2 46, ठीक है। इसको आप देखोगे साधारण वर्ष है। लीप वर्ष में आप क्या करोगे, इसमें से -1 कर दोगे 0 और -3, ठीक है, 1 कर दोगे। 4 में से देखो क्या करना है आपको, केवल यही करना है, जो आपका 1 है उसमें से 1 घटा दो तो 0 बचेगा, और ये जो 4 है 4 में से 1 घटा तो 3 बचेगा। फिर बाकी का सब यही है, ठीक है। 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 ये आपका है। ये सब आप देखोगे क्या है, शेष दिन है, मतलब कि रिमाइंडर हैं, ये सबके बचे हुए दिन हैं, शेष अधिक दिन हैं हर एक उसमें। जैसे आप देखोगे ये है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर आप देखोगे जनवरी में 1 दिन बचता है, फरवरी में साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष है, ठीक है, तो आपका 4 बचेंगे, और फिर इस तरीके से हैं, दिसंबर में 6 बचेंगे। तो यही आपसे पूछा है, बस ये आपको पता होना चाहिए, आप इसका करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। पूछा गया है आपसे, ये कह रहे हैं आपसे कि
20 अगस्त 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखो 20 अगस्त 1994 की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अगस्त की बात कर रहे हैं। तो पहले मुझे बताओ कि 1994 क्या ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो ऐसी स्थिति में हम करते हैं 4 से भाग, और जब 4 से भाग करते हैं तो हम निकाल लेंगे इसको। देखो क्या है, तो 4 से जब आप भाग करोगे तो 4 दूनी 8, अब बचा कितना, 1 बचा 14, तो 4 से नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक है, क्या है आपका, साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष है तो आप रख लेंगे मान, चलिएगा। ये कह रहे हैं, स्लाइड को आने दीजिएगा। जब साधारण वर्ष होता है तो हम साधारण वाले शेष दिन का हम उसमें मान रखेंगे और फिर हम उसका आंसर निकाल के उनके हाथ पे रख देंगे। ये लो सब, ये इसका राइट आंसर होगा। देखो ये कह रहे हैं 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त मैंने कहा ओके 20 अगस्त। अगस्त में देखो कितने रिमाइंडर हैं, ठीक है, देख लो अगस्त का कितने रिमाइंडर दिन हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 है, तो मैंने कहा 3। उसके बाद में कह रहे हैं 1994, तो कितने हैं लास्ट में, 94, कितने दिन हैं, 94 लिख लेंगे, 1994 ना, तो 94 लिखेंगे, 20 अगस्त लिखेंगे इसका शेष दिन। अब मुझे बताओ अगर हम इसको जोड़ें, 20 अगस्त है, अब इसको जोड़ लेते हैं। अब जो 1994 है इसको 4 से विभाजित कर लो, जितने आएंगे, 4 दूनी 8, 2 और 1 बचा, और 4 14 हो गया, 4 ते 12, 4 तिया 12, ठीक है, 23 आ जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 23। अब इसको योग कर लो, और योग करके इसको क्या करोगे आप, जोड़ लो, जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3 और 3 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल, 1 कैरी का, ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 4 14, ठीक है, 140। 140 को 7 से कर दो, 7 दूनी 14, मतलब कि पूरा पूरा कटा, 7 दूनी 14, ठीक है, पूरा पूरा कट गया तो 0, ठीक है। अब देखो 0 आ गया, तो ऐसी स्थिति में 0 किसका है, जब आप संडे की बात करते हो, जरा समझना, जब आप संडे इसमें कहोगे तो संडे का हम यहाँ पर लेते हैं 1, क्योंकि ये तो पूरा कट गया, 7 दूनी 14, तो पूरा कट गया। जब हम लेते हैं इसको तो संडे का लेते हैं कितना, 1, जरा ध्यान में रखना, संडे का लेते हैं 1, यहाँ पर हम क्या करते हैं, संडे का लेते हैं 1, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे का हम लेते हैं 0 या फिर 7, और जहाँ पर 0 आता है ना उसको हम मानते हैं 7, ध्यान में रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आ गया हमारा 0, तो 0 है तो शनिवार, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम इस वाले केसेस में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, इसको आप याद रखें, इसको योग करके इस तरीके से करें, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपका ये मामला हो, ध्यान रखेंगे, जब भी 1900 का हो तो ऐसे करेंगे, और यदि आपका 2000 का है तो एक ध्यान में रखो 206 हड्डी होती हैं बस। जब आपका 1900 का मामला हो, 1900 का हो, ये 1800 में हो, देखो अगर 1800 होता ना, 1894, तो हम उसमें जो संख्या जोड़ी थी, जो जोड़ के आया था, उसमें हम 2 और एक्स्ट्रा जोड़ते, ठीक है। और यदि मान लीजिएगा अगर मामला 2000 का हो, जैसे 2000 कुछ भी हो, फिर 2000 कुछ भी आपको दे दे, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका 6 ऐड करेंगे, जो संख्या जोड़ी थी आपने, नीचे जो भी नंबर आया था 140, तो 140 में 6 जोड़ देते तो कितना हो जाता है, 146। अब आप इसको भाग करते अगर 2094 होता तो, ठीक है, ऐसे बता रहे हैं। और मान लीजिएगा अगर वो हो जाए 2100, सन 2100 आ जाए, तो उस स्थिति में क्या करोगे, तो ये इससे क्या हो जाएगा, आपका 4 जोड़ देंगे, और आ जाए आपका 2200, तो कितना होएगा, 2200 जोड़ देंगे, तो फिर यहाँ पर 2, फिर मान लीजिए हो जाए आपका 2300, तो फिर इसकी स्थिति में क्या करोगे, तो आप कहोगे इसमें मैं 0 कर दूंगा। तो देखो ये भी रिपीटेशन हो जाता है 4, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी का आप इसका आंसर दें आसानी से, ठीक है। जो मैं मेथड कर रहा हूँ इसमें हम रविवार को एक दिन मानते हैं, 1 तारीख को रविवार मानते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार को 7 आता है, ध्यान में रखेंगे, और 7 जहाँ आता है 0 मतलब कि 7, तो इसका सी राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम आपको देके रखा है स्टार, अब स्थान आपसे पूछा है, इसका आंसर तो आपको देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने आपको कई बातें इसमें बताई हैं, तो आप उससे दे सकते हैं। बताइएगा क्या क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, चलिए देखिए कैसे बनाते हैं।
बन गया होगा। आइए देखिए, ये कह रहे हैं 26 है, मतलब कि 26, फिर उसके बाद 34, 38, 46, 58 और 62। पूछा गया है स्टार, यहाँ पर क्या आएगा इसमें से। ठीक है, देखो आपको है 34, ये 26 कैसे आ रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 5 का वर्ग कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 + 1 कर देंगे। ठीक है, आप ये तो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या करोगे, 6 छंग 36 - 2 कर दोगे क्या। फिर इसमें क्या करोगे, 6 छंग 36 + 2 कर दोगे क्या। 7 7 49 माइनस कुछ कर दोगे क्या। ऐसे नहीं होता है ना, सीरीज बिगड़ गई है। कुछ इस तरीके से करेंगे, इसका गैप निकाल लेते हैं, फिर इसका गैप निकाल लेते हैं, फिर इसका गैप निकाल लेते हैं, फिर इसका गैप निकाल लेते हैं। ये एक सॉलिड मेथड है, ये ब्रह्मास्त्र इसको आप बोल सकते हैं। इससे कोई नहीं बचता है। ठीक है, कितना भी कठिन सवाल हो, इससे तो कोई नहीं बचता है। तो आप इससे भी करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम आपको एक मेथड बताते हैं, कुछ इसमें यूज हुआ है। देखो ये है 13, सॉरी ये है 26। तो 26 मतलब कि एक अभाज्य संख्या ली गई है 13, और 13 का क्या गया मल्टीप्लिकेशन, 13 दूनी 26। 13 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 17, 17 दूनी कितने होते हैं 34। अब 17 के बाद में अभाज्य संख्या आती है क्या आपकी 19, तो 19 दूनी 38। अब देखो 19 के बाद में जो आपकी अभाज्य संख्या आती है वो आती है 23, 23 को किया गया है डबल, 23 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे अभाज्य संख्या क्या आती है 23 के बाद में 24 नहीं होगी, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 29, 29 को किया गया है डबल, 9 दूनी 18, 1 4 दूनी। अब उसके बाद में अभाज्य संख्या की 29 के बाद में क्या आएगी, 30 नहीं आएगी, 31 आ जाएगी। ठीक है, 31 दूनी 62। अब 31 के बाद में अभाज्य संख्या 32 नहीं आएगी, 33 नहीं आएगी, 34 नहीं आएगी, 35 नहीं आएगी, 36 नहीं आएगी, 37। तो जो होगा वो 37 का, ठीक है, डबल होगा। तो 7 दूनी 14 का 4 1। ठीक है, ये 37 है, ये कितना है 37 है। 1 सेकेंड रुकिएगा, लिख देते हैं दोबारा, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। देखिए ये 37 हम लिख देंगे और इंटू 2, तो 7 दूनी 14 का 4, एक कैरी का, और 3 दूनी 6 और 1 7। तो कितना आ जाएगा 74, इसका राइट आंसर आएगा। मतलब कि जो ये स्टार है, स्टार की जगह 74 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट, तो इजी से क्वेश्चन है, बस करिएगा तो तभी आप करोगे। ठीक है, मैं आपको मेथड हर कोई सा बताते चल रहा हूँ। चलिए, परिच्छेद है आपका, आइए समझ जाइए परिच्छेद क्या है। वैश्विक परस्पर संबद्धता हमें न केवल, देखो वैश्विक परस्पर मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है ये। वैश्विक परस्पर जो आपकी सहबद्धता हमें न केवल इस अर्थ में चुनौती देती है कि हम दुनिया को किस तरह समझते हैं, बल्कि हमारे नैतिक संबंधों को लेकर भी हमारे समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है। निसंदेह रूप से वैश्वीकरण के विकास का एक नैतिक आयाम भी है। इसके तहत इसने विश्व बंधुत्व के रूप में रुचि को पुनः जगाया है, जिसे प्राय वैश्विक न्याय अथवा विश्व नैतिकता जैसे विचारों में बढ़ती रुचि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अब दुनिया इस अर्थ में काफ़ी संकुचित हो गई है कि लोगों को अब अपने से काफ़ी दूर और अन्य देशों के लिए रह रहे लोगों के बारे में पर्याप्त जानकारी है, और इस तरह किसी एक राजनीतिक समाज तक उनके नैतिक उत्तरदायित्व को सीमित करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जितनी अधिक उनको जानकारी होती है उतनी ही अधिक वे ख्याल रखते हैं। विश्व बंधुत्ववादी सिद्धांतकारों के लिए इसका आशय यह है कि अब दुनिया एक नैतिक समुदाय बनने की ओर अग्रसर है। अब राष्ट्रीयता, धर्म तथा ऐसी ही अन्य बातों से परे लोगों की दुनिया के अन्य सभी लोगों के प्रति भी दायित्व है। इस तरह की सोच सामान्य मानवाधिकार के सिद्धांत पर आधारित होती है। पोग ने इस अधिकार आधारित विश्व बंधुत्ववाद के 3 पहलू बताए हैं। अब पोग ने 3 पहलू बताए हैं, कौन कौन से। यह व्यक्तिवाद में विश्वास रखता है, जिसमें मनुष्य अथवा व्यक्ति नैतिक सरोकार की अंतिम इकाई होते हैं। दूसरा है कि सार्वभौमिकता को इस अर्थ में स्वीकार करता है कि सभी व्यक्तियों का एक समान नैतिक महत्व होता है। तीसरा यह मान्यता है कि इस रूप में मान्यता प्रदान करता है कि हर किसी का सरोकार व्यक्ति होते हैं, न कि सिर्फ उनके अपने देशवासी। यद्यपि नैतिक विश्व बंधुतावाद के और भी कई रूप हैं। इस तरह ओ नील ने कांट के विचार का प्रयोग किया है कि हमें उन सिद्धांतों पर कार्य करना चाहिए जिन्हें हम सभी लोगों पर हर परिस्थिति में लागू करने की चेष्टा रखते हों।
इस तर्क के साथ ही लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध होते हैं कि वे दूसरे लोगों को दुख न पहुंचाएं और यह प्रतिबद्धता सार्वभौमिक होती है। वहीं दूसरी ओर शिंगर एक अर्थशास्त्री हैं। शिंगर यह तर्क देते हैं कि सोशलिस्ट हैं ये शिंगर, तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की नैतिकता की यह मांग होती है कि हमें इस तरह कार्य करना चाहिए कि वैश्विक दुखों के समग्र स्तर में भी कमी आए तथा यह सोच को बढ़ावा देती है कि भिन्न भिन्न देशों अथवा लोगों के समुच्चय के बजाय दुनिया एक है। अब देखो यहाँ पर फिलोसफर ने ये एक दार्शनिक, ठीक है, अपना पैसेज है। अब इस पर सभी ने अपने अपने अलग अलग थॉट्स व्यक्त किए हैं, ठीक है, विचार व्यक्त किए हैं। अब उसी पर क्वेश्चन आपको बताना है। अधिकार आधारित विश्व बंधुत्ववाद के संबंध में हम तार्किक रूप से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अब देखो क्या निकल सकता है। अधिकार आधारित, सब अपने अधिकारों की बात जहां करते हूँ। पहला है ए, यह आधुनिक समय के वैश्वीकरण को उत्पाद है, मतलब कि आधुनिकरण का जो वैश्वीकरण का उत्पाद है, ऐसा है क्या बात? वैश्वीकरण की बात आई है। यह सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है जहां वे समान मानवाधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। दूसरे में कह रहे हैं सी में, मतलब कि यह उन लोगों का नैतिक दायित्व है जो वैश्विक परस्पर संबद्धता और वैश्वीकरण के विचार में विश्वास करते हैं। डी में कह रहे हैं यह एक वैश्विक न्याय के मानदंड के अंतर्गत आता है जहां वैश्विक एवं नैतिक रूप से सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। वीडियो को पॉज करके इसका करेक्ट आंसर आवश्यक रूप से दें। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 72, बोले तो 72। चलिए, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी, क्योंकि यह वैश्विक न्याय के मानदंड के अंतर्गत आता है जहां वैश्विक एक नैतिक रूप से सभी व्यक्तियों के एक समान व्यवहार रखता है। और इसमें खास तौर पर चाहे वो नील ने कही हो बात कांट के विचारक को, तो वहाँ पर इस बात को रखा गया है कि सभी का, ठीक है, जो व्यवहार है, जो नैतिकता है, वो लगभग एक ही समान रूप से व्यापित होता है। और सिगर ने भी इस बात को कहा है कि सबके बात तो एक ही है कि विश्व एक ही हो जाता है, व्यक्ति वहाँ पर, ठीक है। वैश्वीकरण की नैतिकता एक विकसित परिघटना है जो निम्नलिखित में से किसे स्थापित करने का प्रयास करती है। पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वभौमिक नैतिकता की प्रकृति को आत्मसात कर लेना चाहिए। नंबर 2, किसी एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक धर्म का कष्ट संपूर्ण वैश्विक जनसंख्या का कष्ट है। देखो, ये तो सरासर गलत कर रहे हैं कि दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी बात सही है, पहला भी सही है। वैश्विक भाईचारा जो कि प्रत्येक व्यक्ति को एक राजनीतिक समुदाय में सीमित कर सकता है। यहाँ पर अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, क्योंकि भाईचारे शब्द की पहली भाग तो ये बात ही नहीं की गई है इसमें, भाईचारा और प्रत्येक व्यक्ति को एक राजनीतिक समुदाय में सीमित नहीं करता है, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, ये तो गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर डी नहीं है, बी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट 74, इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बैठाइएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसू की कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी डी और ई हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की ऊंचाई अलग अलग है। अब देखो ऊंचाइयाँ क्या हैं, यहाँ पर अलग अलग व्यतीत हो रही हैं। देखो, ऐसे सवाल को करने से आपको क्या होगा ना, आपको ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, जैसे देखो आपको वो स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, इसमें वो उसको अटैम्प्ट करना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 हैं जिसका कनेक्ट बैठ सके। जैसे मान लीजिए आपने पहला लिया, ठीक है, तो आप उस स्टेटमेंट को इसमें से उठाएंगे जहाँ पर ए होगा और बी होगा, क्योंकि इसका रिलेटिव यहाँ पर हो सके। और हमेशा सवाल को करते समय पॉजिटिव वैल्यू को उठाएं, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब पहला आप उठाएंगे तो दूसरे को उठा सकते हैं क्योंकि बी है। अब बी के साथ सी जुड़ा हुआ है तो आप तीसरे को भी उठा सकते हैं। अब देखो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, डी जुड़ा हुआ है, तो आप चौथे को भी फिर उठा सकते हैं। और यहाँ पर ई जुड़ गया तो ई यहाँ पर भी है। नहीं तो एक के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप 4 को उठा सकते हैं, 5 को, सॉरी, ए के साथ में 4 को उठा सकते हैं, एक के साथ में आप क्या करेंगे, 5 को उठा लीजिए। अब 5 को जैसे उठाया तो सी उठ गया, आप 2 भी उठा सकते हैं, आप फिर उसके बाद में सी भी उठा सकते हैं, ये तो आ ही जाएगा। और सी और डी और तीसरे को नहीं भी उठाओगे तब भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा कोई रिलेशन निकालता तो। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन इन्होंने अलग बताई है। और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था 2024 में, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कि कितने इसमें संभव हैं, कितनों की आवश्यकता होगी, उसका रिलेशन आपसे पूछता है,
ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप पर क्वेश्चन है। तो अब देखो ऊंचाई है, जैसे बनाते हैं क्वेश्चन, करते हैं, अटेम्प्ट लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि पहला वाला ले रहे हैं हम, पहले सबसे पहले ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से दुगनी है, मतलब कि जो ए की ऊंचाई है ना जितनी बी की है उससे दुगनी है। मैं कहूँ आपसे कि जो बी है ना, बी की ऊंचाई मान लो कि 1 है, बी की ऊंचाई कितनी है 1 है, और तो ए की ऊंचाई क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी, मतलब कि अधिक है, ठीक है अधिक है। अब यहाँ पर संबंध हम उसे उठाएंगे जो बी और ए को कनेक्ट कर रहा होगा। जैसे दूसरे में कह रहे हैं बी की ऊंचाई सी की ऊंचाई से 5 गुना है, मतलब समझना। अब इसकी कितनी है 5 गुना है बी की ऊंचाई, मतलब कि बी बड़ा है सी से, ठीक है सर। मान लो इसकी 1 है तो इसकी कितनी है 5 गुना, तो ये 5 है, और इसकी दुगनी है तो मतलब कि ये 10 है। दैट्स इट, आप ऐसे कर सकते हैं। ओके चलिएगा, तो हमने ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, और अभी बड़ा कौन है ए है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद कह रहे हैं सी की ऊंचाई डी की ऊंचाई से आधी है। जो सी की ऊंचाई है ना वो डी की ऊंचाई से आधी है, सी की ऊंचाई डी की ऊंचाई से आधी है, मतलब कि यहाँ पर जो डी है ना वो सी से बड़ा है। जितनी सी की ऊंचाई है ना उससे डी की है ना, ये कह रहा है ना सी की ऊंचाई डी की ऊंचाई से आधी है, तो मतलब कि डी की ऊंचाई 2 होगी, इसलिए इसकी ऊंचाई 1 है सी की, मतलब कि डी बड़ा है सी से अभी तक, ठीक है। अब इसमें नहीं रख सकते कि इसमें कहाँ पर आप रखोगे, तो ये भी हमने ले लिया। डी की ऊंचाई ई की ऊंचाई से आधी है। अब डी की ऊंचाई क्या है ई की ऊंचाई से आधी है, मतलब कि ये हुआ कि आपका जो डी है ना वो ई से भी छोटा है, तो ई इससे बड़ा है, ठीक है डी से, और डी जब इससे बड़ा है तो सी से भी बड़ा होगा, ये भी हमने ले लिया। फिर कह रहे हैं कि ई की ऊंचाई ए से, ई की ऊंचाई ए से कम लेकिन सी से ज़्यादा है, तो ई की ऊंचाई क्या है ए से तो कम है। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं सबसे ज़्यादा ए की ऊंचाई है, फिर उसके बाद में बी की ऊंचाई है, फिर उसके बाद में सी की ऊंचाई है, यही बना। लेकिन हो क्या रहा है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ई की ऊंचाई क्या है डी से अधिक है, और डी की ऊंचाई क्या है सी से अधिक है, यही है। अब इन्होंने लास्ट लाइन में कहा कि ए की ऊंचाई ए से कम है लेकिन सी से ज़्यादा है। अब ए से कम है तो मतलब कि ई की ऊंचाई क्या हो सकती है बी के बराबर हो सकती है, बी से अधिक भी हो सकती है। अब ये हमें नहीं पता, ये कह रहे हैं, तो हम अब इस बात को कहेंगे आपसे, ये तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये डी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, क्योंकि सी तो पीछे जाएगा ना, और सी पीछे जाएगा, तो सी को और यहाँ से हटाओ, सी को और यहाँ से हटाओ, तो अब आप कहोगे क्या, इसके बाद में डी यहाँ पर ले लेंगे, और सॉरी हम इसको यहीं पर रहने देते हैं, इधर रख लेंगे इसके नीचे, सी यहाँ पर ले लेंगे, इसके बाद में डी यहाँ पे ले लेंगे और सी यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। चलिए नीचे वाले यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब हमें पूर्ण रूप से पता चल गया कि कौन क्या कैसे कब कहाँ है। पूछा क्या है इन्होंने, निम्न में से कौन ऊंचाई में सबसे छोटा है, तो बताओ सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है आपका सी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा सी है, और सबसे बड़ा कौन है, ए इसमें सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, और क्वेश्चन भी पूछा होगा इन्होंने। ये पूछ रहे हैं ई दोनों छात्रों में से सबसे ऊंचाई में छोटा है। अब देखो ई जो है दोनों छात्रों में से किससे ऊंचाई में छोटा है, तो ई जो है ना किससे ऊंचाई में छोटा है, ई जो आपका है वो ख़ास तौर पर अगर इसमें अब बनाएं, लेकिन वो ए से तो क्या है छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ए से तो छोटा ही है लेकिन सी से तो बड़ा है, और डी से भी बड़ा है कौन ई, तो ये तो नहीं होंगे ना, तो वो बी से भी छोटा है। तो इसमें क्या है ए था बी था, तो बी के बाद में ई है, फिर उसके बाद में डी है, फिर उसके बाद में सी है, ये एक सिचुएशन बनेगी आपकी, ठीक है। मध्यम ऊंचाई वाला छात्र कौन है, तो मध्यम ऊंचाई वाला छात्र कौन है, ई मध्यम ऊंचाई वाला छात्र है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दृष्टि ही आपसे पूछा गया है, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित कोड में दृष्टि को, अब ये लिखा गया है AOMPEQM, और बैंक को BYEKEY
HKH लिखा जाता है तो उसी कोड में हिस्ट्री को कैसा लिखा जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या समझ में आ रहा है, ज़रा समझना। यहाँ पे अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं क्या? इसमें भी 7 हैं, 4 और 3 7 बिल्कुल। बैंक में 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। हिस्ट्री में कितने हैं? 1 2 3 और 4 7। अब देखो होगा क्या, मैं आपको एक समझा देता हूँ, आपको इसका राइट आंसर बताना है 77 का। ठीक है, क्या करना है? कमेंट्स करना है। देखो मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, कहीं भी आप टेस्ट कर रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, वीडियो सोल्व कर रहे हो, जब तक आप अपने पेन पेंसिल से इसको सोल्व नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सत्य है परंतु कड़वा है, और सत्य है परंतु कड़वा है, कड़वी ही मेडिसिन ठीक करती है। ठीक है, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए सब कर रहा हूँ, और आप इसको उज्जवल करना चाहते हो तो मेहनत कर लो। ठीक है, तो देखो अब इसको सोल्व करो मेरे साथ। अगर आपसे गलत बनता है तो सीखो ना, क्यों गलत बन रहा है उसको देखो, खत्म, दैट्स इट, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो, गलती से ही सीखते हैं, ऐसे नहीं सीखते। दृष्टि है DRISHTI। ठीक है, दृष्टि को क्या लिख रहे हैं आप? दृष्टि को आप ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? AOMPEQM, यही लिख रहे हैं आप दृष्टि को। भाई दृष्टि को आप यही लिख रहे हैं कि नहीं? थोड़ा दूर दूर हो गया, इसको थोड़ा OMPE यही लिख पा रहे हो कि नहीं? दृष्टि को आप ये लिख रहे हो। अब मुझे बताओ, अगर इसके आप डिफरेंस को निकाल लें, अंतर को, देखो हो क्या रहा है। डी में से कितना कम कर रहा है? -3, क्योंकि 4 है, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा। 18, 18 में से कितना घटाओगे? ये कितना है? 15, 18 में से कितने घटाओगे? 3 घटाओगे। ठीक है, 15 और 3 18 होते हैं। यह है 9। अब यहाँ पर ज़रा देखना, क्योंकि आई ये है 9 और ये हो गया 13, तो यहाँ पर कितना जोड़ दिया इन्होंने? 4 ऐड कर दिया। यह है एस, थोड़ी गलती हुई है क्या कहीं? नहीं, ठीक है, अब जो भी है इन्होंने करा है तो ऐसे हम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें करना होगा, ऐसे ही हमें करना होगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो लोच पोच हो जाएगा। देखो इसमें अंतर कितने का हो गया? -3 का हो गया, है कि नहीं? -3 का हो गया। फिर इसमें कितना हो गया? इसमें भी -3 का हो गया। 9 है, 9 + 4 कितने होते हैं? 9 और 4 13 होते हैं। अब देखो 19 है, 19 में से आपको अगर 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, ये है 8 और यहाँ पर है कितना? 5 -3, ये है 20 और ये है 17, मतलब कि -3। अब देखो यहाँ पर है 9 और ये है आपका +4। अब ये आपको समझ में आ गया कि जब हम चलते हैं -3 फिर +4 फिर -3 फिर +4। अब बैंक की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? बैंक की। देखो बी में से जब आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। ए में से जब आप 3, ए में क्या जोड़ोगे? अब देखो ए में कितना जोड़ गया? 4 जोड़ दिया इसने, तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 14 में से जब आप 3 घटाओगे तो 11 आएगा निश्चित रूप से। और के में से आप क्या करोगे? 3 घटाओगे तो एच आएगा। अब हिस्ट्री में ही करना है, बस कर दो। इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट्स मुझे करिएगा। मैंने बता दिया आपको जिस तरीके से होगा। ठीक है, चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ ना, लेकिन मुझे आपसे करवाना है, तो इसका राइट आंसर बताएं कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं सीधा पैसेज की तरफ चलता हूँ, परिच्छेद की तरफ चलता हूँ, परिच्छेद देखता हूँ क्या है। उन्नत औद्योगिक समाज ने कुछ ऐसी नकली ज़रूरतों का सर्जन किया है जिन्होंने जनसंचार विज्ञापन, देखो औद्योगिक जो आपका समाज है उसने कुछ नकली ज़रूरतों का सर्जन किया है, उनकी ज़रूरत नहीं थी, है ना। उन्होंने जनसंचार विज्ञापन, प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं समकालीन विचारधाराओं के जरिए लोगों को मौजूदा उत्पादन व उपभोक्ता प्रणाली से जोड़ दिया है। इससे एक आयामी विचार एवं व्यवहार की दुनिया की उत्पत्ति होती है, जिससे आलोचनात्मक विचार एवं विपक्षी व्यवहार के प्रति अभिरुचि एवं योग्यता धूमिल सी पड़ जाती है। उपभोक्तावाद सामाजिक नियंत्रण का एक रूप है। जिस व्यवस्था में हम रहते हैं वह लोकतांत्रिक होने का दावा कर सकती है, लेकिन वास्तव में यह सत्तावादी समाज है जिसमें चंद लोग हमें खुशियों को खरीदने का विकल्प देकर हमारी स्वतंत्रता को बोध पर ठुकराघात करते हैं।
इस पराधीनता की स्थिति में उपभोक्ता अंतरतार्किक ढंग से कार्य करता है, क्योंकि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितने कार्य की आवश्यकता होती है लोग उससे अधिक कार्य करते हैं और ऐसा करने से होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों को अनदेखी करते हैं। इससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की उपेक्षा करते हैं और साथ ही लोग भौतिक वस्तुओं और सामाजिक लगाव को खोजते हैं। मतलब कि इस तरीके से आज के समय में आप देखोगे ऐसा विज्ञापन आपके समय किया जाता है और आपको वस्तुओं के मोह में डाल दिया जाता है, आपको वस्तु प्यारी लगने लगती है, व्यक्ति नहीं। ठीक है, इस अर्थ में तो यह और भी अधिक अतार्किक है कि नए उत्पादों का सर्जन अर्थव्यवस्था को गति देता है और अधिक क्रिया के लिए अधिक कार्य करने को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन उपभोक्तावाद को निरंतरता प्रदान करता है जो कि सामाजिक आचरण को विघटित करता है। आपको बता दें कि विज्ञापन एक बड़ी संख्या में जन सामान्य को यह समझाते हैं कि खुशी खरीदी जा सकती है। कहते हैं कि पैसा होना चाहिए, खुशी अपने आप आ जाएगी। ये उपभोक्तावादी मानसिकता है। ठीक है, यह मनोवैज्ञानिक रूप से एक क्षतिकारक विचार है। उपभोक्तावाद विरोधी विचारधारा एक जीवन शैली है जो किसी भी अनावश्यक उपभोग के साथ साथ अनावश्यक कार्य एवं बर्बादी को निरुत्साहित करती है। लेकिन विज्ञापन एक वस्तुकरण की चरम व्याख्या करने के कारण यह विकल्प भी जटिल हो जाता है, क्योंकि सब कुछ एक वस्तु ही तो है, वे चीज़ें भी जो वास्तव में आवश्यक हैं। आइए पूछता है क्या, देखते हैं। ये कह रहे हैं सही विकल्प का चयन करो। करो भाई सही विकल्प का चयन। उपभोक्तावाद पूंजीवादी समाज की प्रमुख प्रवृत्ति है। मतलब कि उपभोक्तावाद जो है सामाजिक पूंजीवाद की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। क्या बात सही है? बताइएगा, क्या पहला स्टेटमेंट इसमें सही है या नहीं? बताइएगा बच्चे, करेक्ट आंसर। दूसरे में कह रहे हैं जनसंचार पूंजीवाद के साथ मिलीभगत में काम करता है। देखो कहीं पर भी पूंजीवाद की बात इस पैसेज में नहीं आई है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, कहीं पर भी नहीं आई है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो आंसर ये तो होगा नहीं। आवश्यकता मतलब कि नीड और इच्छा मतलब कि वांट के बीच अंतर, बिल्कुल यही तो है इसमें। आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, उस पर जो बात खेली जा रही है, नीड और वांट। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गलत विकल्प को चुनिए। पहला, उपभोक्ता समाज में लोकतंत्र यथार्थ नहीं है। मतलब कि उपभोक्ता जो है लोकतंत्र में यथार्थ है या नहीं है उसकी बात कर रहा है। उपभोक्तावाद पर्यावरण दृष्टि से हानिकारक है। देखो उसमें ये बात नहीं कही है पर्यावरण, लेकिन उसमें थोड़ा सा रेफरेंस कहा गया है कि उसकी उपेक्षा की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है उपभोक्तावाद से पर्यावरण हानिकारक होगा, उसमें ये बात नहीं कही है। ये भी नहीं। उपभोक्तावाद अतार्किक है। जी हाँ, ये बात इसमें चीख चीख से कही गई है कि उपभोक्तावाद आपका अतार्किक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, एक आयामी दुनिया का क्या अर्थ है? मतलब कि किसकी बात कर रहा है? एक आयामी दुनिया का क्या अर्थ है? उपभोक्ता वस्तुओं का न्यूनीकरण। बी में कह रहे हैं उपभोक्तावाद के कारण व्यक्ति का आध्यात्मिक आयाम विकसित नहीं हो पाता। समझ बूझ के क्षेत्र में संवाद एवं संकल्पना को शिथिल कर देता है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, एक आयामी जो दुनिया की बात है वो समझ सूझबूझ के क्षेत्र में संवाद एवं संकल्पना को शिथिल कर देना। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, ये थे आपका जो टेस्ट नंबर आपका पूर्णतः रूप से 5 है सीसैट का। आज की क्लासेस में सीसैट का जो टेस्ट है दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर आपका 5 ये कंप्लीट हो गया है और ये सीसैट का है पूर्ण रूप से। इसको हमने 3 पार्ट में कवर किया है, थोड़ा सा मेरी हेल्थ इशू की वजह से। ठीक है, तो आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं किसी और पार्ट में, किसी और क्लासेस में। ठीक है, एक और टेस्ट के साथ में या PYQ की क्लास के में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, कमेंट्स अवश्य रूप से कीजिएगा भारत के किस कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। मुझसे बात करने के लिए इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, जितना हो सके PYQ सोल्व करते चलिएगा। मिलता हूँ अगले किसी पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।
बाय।